नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी जो है वो है मुंबई की। दिसंबर 2019 की 8 तारीख थी। सुबह के करीब 5:30 बजे का समय था। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। उन्हीं में से एक था सलीम, जो हर दिन की तरह अपने ऑटो के पास खड़ा होकर यात्रियों का इंतजार कर रहा था। तभी एक व्यक्ति तेजी से चलता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा काला बैग था। उसने बिना ज़्यादा कुछ कहे बैग को सलीम के ऑटो में रखा और जल्दी से बोला, भाई मुझे भिवंडी के गोवा नाका छोड़ दो, जल्दी जाना है। आमतौर पर यात्री पहले ये पूछते हैं कि ड्राइवर वहाँ जाएगा या नहीं, लेकिन ये आदमी बिना कुछ पूछे सीधे बैठने लगा। उसकी ये हरकत सलीम को कुछ अजीब लगी। सलीम ने ध्यान से उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। तभी उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उस आदमी के काले बैग से आ रही थी। संदेह हुआ तो सलीम ने उससे पूछ लिया कि इस बैग में क्या है, कहीं लाश तो नहीं। यह सुनते ही वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बिना कोई जवाब दिए तुरंत बैग को वहीं छोड़ दिया और स्टेशन के अंदर भाग गया। सलीम को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से बैग को ऑटो से नीचे उतारा और बाकी ऑटो चालकों को इस बारे में बताया। कुछ यही शक था कि बैग में जरूर किसी की लाश हो सकती है। सभी ने राय बनाई कि इस मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर ही महात्मा फुले चौक पुलिस थाना था। कुछ ऑटो चालक वहां पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को यह बात बताई। उस समय वहां मंगेश, डायफोर्ड और सिपाही संगवाल जो मौजूद थे। पुलिस वालों को सूचना मिलते ही वे ऑटो चालकों के साथ मौके पर पहुंचे। बदबू इतनी तेज थी कि उन्हें भी यकीन हो गया कि बैग में कुछ न कुछ संदिग्ध है। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना अपने सीनियर इंस्पेक्टर प्रकाश लोंधे और इंस्पेक्टर संभाजी जाधव को दी। जल्द ही दोनों अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने वहां मौजूद कुछ लोगों को गवाह बनाया और फिर बैग को खोलने का फैसला किया। जैसा सबको पहले से शक था वैसा ही हुआ। बैग खोलते ही उसमें एक गठरी बंधी हुई मिली। जब उसे खोला गया तो उसमें एक महिला का धड़ था, लेकिन सिर और ऊपरी हिस्सा गायब था। मृतका की उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास रही होगी। उसने पीले रंग की लेगिंग पहनी हुई थी और उसका रंग गोरा था। अब सवाल यह था कि यह महिला कौन थी, हत्यारा कौन था और सबसे बड़ी बात, जिसने यह बैग यहाँ तक पहुँचाया था वह आखिर कौन था और कहाँ भाग गया। इंस्पेक्टर प्रकाश लोंधे ने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों डीसीपी विवेक पांसरे और एसीपी अनिल पवार को जानकारी दी। कुछ ही देर में दोनों अधिकारी कल्याण स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड पर अब और भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हर कोई इस रहस्यमयी बैग और उसमें मिली लाश के बारे में जानने को बेचैन था। पुलिस ने ऑटो रिक्शा वाले से काला बैग लेकर आने वाले व्यक्ति का पूरा हुलिया पूछा। उसने बताया कि काला बैग लाने वाला कल्याण स्टेशन के अंदर भाग गया था। ऑटो रिक्शा चालक ने यह भी बताया कि वह लाल रंग की शर्ट पहने हुए था। महिला की लाश का हिस्सा मिलने की सूचना क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 1 और 3 को भी दे दी गई। खबर मिलते ही दोनों ब्रांचों की वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर नितिन ठाकरे और संजू जैन भी अपनी अपनी टीम के साथ कल्याण स्टेशन पहुंच गए। बताते चले कि मुंबई में किसी भी अपराध की जांच थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच साथ साथ करती है। सीसीटीवी फुटेज में मिला सुराग पुलिस और क्राइम ब्रांच ने साथ जांच शुरू करने से पहले महिला के शरीर के हिस्से को पोस्टमार्टम के लिए रुक्मणी बाई अस्पताल भेज दिया। प्राथमिक कार्रवाई के बाद सबसे पहले कल्याण स्टेशन के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। फुटेज में लाल रंग की शर्ट वाला व्यक्ति कंधे पर काला थैला लटकाए स्टेशन के बाहर आता दिखाई दिया। कुछ देर बाद वह भागकर स्टेशन के अंदर भी जाता दिखाई दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की वह फुटेज ऑटो रिक्शा वालों को दिखाई तो उसने उसे पहचान लिया। इस हत्या के संदर्भ में पुलिस ने थाना महात्मा फुले चौक में भादवी की धारा 302-201 के तहत केस दर्ज कर लिया। इस केस की जांच अधिकारी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संभाजी को नियुक्त किया गया। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि थैले और लाल शर्ट वाला व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा किस स्टेशन से था। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि वह व्यक्ति कल्याण स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर टिटवाला स्टेशन से चढ़ा था। वहां के सीसीटीवी में वह काला थैला लिए स्टेशन के अंदर आता दिखाई दिया। इसका मतलब कि वह किसी ऑटो से वहां तक आया होगा। ऑटो रिक्शा चालक उसे पहचान सकते थे। उसने यह भी पता चल सकता था कि उसने ऑटो रिक्शा में काला बैग कहाँ से रखा था। टिटवाला इलाके में उस व्यक्ति का पता लगाने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर संजय बाबर को सौंपी गई। संजय बाबर और उनकी पुलिस टीम ने टिटवाला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहने वाले ऑटो रिक्शा चालकों को
फोटो दिखाकर काले बैग वाले को बारे में पूछताछ की। मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। एक व्यक्ति ने बताया कि वह टिटवाला के मांडा रोड पर रहता है। मांडा रोड पर पूछताछ की गई तो पता चला वह इंदिरा नगर की किसी चौल में रहता है। पुलिस टीम ने इंदिरा नगर में पूछताछ की तो पता चला उसका नाम अरविंद तिवारी है और वह साईनाथ नगर की चौल में रहता है। पुलिस टीम साईनाथ नगर की चौल पहुंची। वहां अरविंद की चौल तो मिल गई, लेकिन वह घर पर नहीं था। अलबत्ता उसकी चाल में बदबू जरूर आ रही थी। इससे पुलिस टीम समझ गई थी कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। टीम लीडर संजय बाबर ने यह बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दी। पुलिस ने आसपास रहने वालों से अरविंद तिवारी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह मुंबई मलाड के पवन हंस लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। यह भी पता चला कि अरविंद तिवारी वहां अपनी बेटी प्रिंसी के साथ रहता है। ये जानकारी क्राइम ब्रांच को दी गई तो पुलिस ने उसे ट्रांसपोर्ट कंपनी से गिरफ्तार कर लिया। बाद में क्राइम ब्रांच ने उसे थाना महात्मा फुले चौक की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने अरविंद तिवारी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी प्रिंसी का मर्डर किया था। हत्या का कारण उसने बताया कि प्रिंसी अंतरजातीय विवाह करना चाहती थी, जो उसे मंजूर नहीं था। अरविंद तिवारी ने आगे बताया कि उसने बेटी का धड़ और सिर गठरी में बांधकर कल्याण के दुर्गाड़ी किले की खाड़ी में फेंक दिए थे। पुलिस ने दमकल विभाग, मछुआरों और उस क्षेत्र में आने जाने वालों की मदद से 2 दिन की मेहनत के बाद शरीर के दोनों हिस्सों को बरामद कर लिया। इधर ऑटो चालकों मोहम्मद खालिद और सलीम बाबू ने अरविंद तिवारी को पहचान लिया। काले बैग में शरीर का नीचे का हिस्सा भरकर वही कल्याण स्टेशन पर उतरा था और ऑटो से कहीं जाना चाहता था। अरविंद तिवारी उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का रहने वाला था। उसकी 4 बेटियां थीं जो गांव में मां के साथ रहती थी। सालों पहले अरविंद कामकाज की तलाश में मुंबई चला आया था। मुंबई से सटे थाने की तहसील टिटवाला के इंदिरा नगर में स्थित साईनाथ नगर में उसने किराए पर एक चौल ले ली और वहीं रहने लगा। जल्द ही उसे मलाड की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। इस तरह अरविंद तिवारी थाने में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। 5-6 महीने के अंतराल वह घर चला जाता था। माँ के साथ रहकर उसकी 3 बेटियां पढ़ रही थीं। उसकी बड़ी बेटी प्रिंसी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। प्रिंसी ने अपने पिता अरविंद से कहा कि वह थाने में उसके साथ रहकर नौकरी करना चाहती है। अरविंद को यह बात अच्छी लगी क्योंकि प्रिंसी के नौकरी करने से घर में 2 कमाने वाले हो जाते। इसी के मद्देनज़र वह प्रिंसी को थाने ले आया। अरविंद काम पर चला जाता तो प्रिंसी अपने लिए नौकरी ढूंढती। जल्दी उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। प्रिंसी को थाने आए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। बाप बेटी चैन से रह रहे थे। तभी अरविंद ने महसूस किया कि प्रिंसी में बदलाव आने लगा है। वह काम से आती भी देर से थी। दुनिया देख चुका था अरविंद। समझ गया कि जरूर कोई चक्कर है। उसने जब इस बारे में पता लगाया तो पता चला कि प्रिंसी एक युवक से चक्कर चल रहा है। वह युवक भी उसी कॉल सेंटर में काम करता था। अरविंद को यह जानकारी भी मिली कि प्रिंसी उस युवक के हाथों में हाथ डालकर बेखौफ घूमती है। अरविंद ने इस बारे में प्रिंसी से प्यार से पूछा, लेकिन वह बहाना बनाकर टाल गई। बेटी की बातें सुनकर अरविंद चुप रह गया। उसकी समस्या यह थी कि वह जल्दी काम पर जाता था और देर शाम लौटता था। बाप से बातचीत के बाद भी प्रिंसी की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। अरविंद ने उसे कई बार फ़ोन पर देर तक बातें करते भी देखा। अब अरविंद को लगने लगा कि प्रिंसी उससे झूठ बोलती है। वह किसी दिन परिवार की इज्जत को पलीता लगाकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाएगी। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में तमाम लोग मुंबई और उससे जुड़े थाने व अन्य जगहों पर रहते हैं। लोग मुंबई में पैसा कमाकर घर बेचते हैं। पैसा कमाने के लिए मुंबई में रहने वाले ऐसे लोग ना तो मुंबई को अपना बना सके और ना ही गांव के रहे। इसके बावजूद ऐसे लोगों में घर, परिवार और इज्जत की हनक गांव वाली ही रहती है। ये लोग बच्चों की शादियां और दूसरे समारोह गांव में बिरादरी में ही करते हैं। अरविंद तिवारी भी ऐसा ही था। जब प्रिंसी में कोई बदलाव नहीं आया तो अरविंद तिवारी ने उसे समझाया, ऊंच नीच की बातें बताई, परिवार की इज्जत का रोना रोया। यह दांव न चलता देख अरविंद तिवारी ने एक नई चाल चली। अरविंद ने अपनी बेटी प्रिंसी से कहा कि गांव में उसके लिए एक लड़का देख लिया गया है। उसे सगाई और शादी के लिए गांव जाना होगा। लेकिन जब पुलिस ने सच्चाई पता लगाई तो प्रिंसी की असलियत सामने आ गई। उसने अपने पिता से साफ कह दिया, मैं एक कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। अरविंद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिंसी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह समझाने के बजाय विद्रोह करने लगी। बेटी के तेवर देखकर अरविंद चिंता में पड़ गया। उसके मन में यह ख्याल घूमने लगा कि जब गांव के लोग उसकी बेटी के बारे में पूछेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगा। प्रिंसी की जिद
ने उसे गुस्से से भर दिया। इसी गुस्से में उसने फैसला कर लिया कि वह प्रिंसी को मौत के घाट उतार देगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसने तेज धार वाला एक चाकू खरीदा और उसे घर में छिपा कर रख लिया। 5 दिसंबर 2019 की शाम को प्रिंसी ने खाना बनाया। बाप बेटी ने खाना खाया। उसके बाद प्रिंसी अपने कमरे में सोने चली गई। रात के करीब आधी रात का समय था। जब प्रिंसी गहरी नींद में थी तब अरविंद चाकू लेकर उसके कमरे में गया और उसकी गर्दन काट दी। प्रिंसी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने उसके शव को 3 हिस्सों में काट दिया ताकि उन्हें अलग अलग ठिकानों पर फेंक सके। पहले से खरीदे गए काले रंग के बड़े प्लास्टिक बैग में उसने शव के 3 हिस्से डाल दिए। वह प्लास्टिक बैग घर से लेकर निकला और टिटवाला से कल्याण जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। लेकिन जब वह एक ऑटो में बैठने लगा तो ऑटो चालक को बैग से आ रही तेज बदबू का एहसास हुआ। चालक ने संदेह जताते हुए पूछा, इसमें कोई लाश तो नहीं? अरविंद डर गया और तुरंत वहां से भाग निकला। लेकिन पुलिस आखिरकार उसे पकड़ने में सफल हो गई। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने प्रिंसी का सिर और धड़ बरामद कर लिया। साथ ही वह चाकू भी मिला जिससे उसने हत्या की थी। पूरी जांच के बाद पुलिस ने अरविंद को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।